कैफी आजमी का हम जिक्र करेंगे और इतने पुराने गाने सुनाने का मकसद ये नहीं है कि हम भी इतने पुराने हैं, लेकिन ये गाने, ये बातें आज भी रेलेवेंट है। शुक्र है उसामा आपने डिस्क्लेमर दे दिया, वरना हमारा थोड़ा सा मजाक बनता जा रहा है टीम में भी कि हम बड़े ही पुराने हैं लेकिन गाने कभी पुराने नहीं होते, लिहाजा आज इसकी भी बात होगी। लेकिन रोजाना की तरह जिस तरह हम आपको कहते हैं, सबसे पहले हम आपके लिए लाएंगे सबसे बड़ी खबर। तो बड़ी खबर अब भी पनामा लीक से ही जुड़ी है। अब तक इसके बारे में खबरें आ रही हैं, सैकड़ों नए पाकिस्तानियों के नाम सामने आ चुके हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है। नए नाम, जिस तरह से इनकी तफसील सामने आ रही है, हम आपके सामने ला रहे हैं। कई और बड़े नाम सामने आए गए हैं जिनके बारे में आपको बताऊं। पनामा लीक्स का दूसरा डब्बा खुला है। पाकिस्तान के 50 अरब डॉलर मुल्क से बाहर है। ये रकम ऑफशोर कंपनी में लगाई गई। टैक्स एक्सपर्ट शब्बर जैदी ने यह दावा किया है। 50 खरब रुपए से जायद रकम मुल्क से बाहर कैसे गई, यह भी बड़ा सवाल बन गया है। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मजहर अब्बास साहब, पहले तो यह बताएं कि मुझे पता चला कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? जी मैं अल्लाह का शुक्र है। मजहर साहब, ये तो खबर बड़ी से बड़ी होती चली जा रही है। अब जिस तरह शब्बर जैदी साहब ने कहा है कि 50 अरब डॉलर बाहर हैं, उनका ये अंदाजा है, तो अब होगा क्या? अभी तो लग रहा है कि हुकूमत एक तरफ खड़ी है, अपोजिशन एक तरफ खड़ी है। उन्होंने बायकॉट कर दिया कि वज़ीर आज़म जब तक नहीं आते हम असेंबलियों में नहीं आएंगे, सेनेट में नहीं आएंगे। तो मसला हल कैसे होगा? सियासत होगी, इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होना होता तो 1 महीने के अंदर अंदर हो जाता। और इसमें मेरा ख्याल है उन सारे लोगों को फ़ायदा है कि ये सियासत ज़दा हो जाए मामला, जो सिर्फ सियासत पर यकीन रखते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ इस तरह के लोग हैं जिन पर सवालात उठ रहे हैं। देखिए, कल जो फहरिस्त आई उसमें कोई बड़े सरप्राइजेस नहीं थे, उसमें कोई ऐसे सरप्राइजेस नहीं थे कि जिससे तहलका मच जाता। बिजनेसमैन के नाम हैं, बिजनेसमैन सिर्फ उन पर आप ज़्यादा बहस कर सकते हैं जिनका बराह रास्त या बिला वास्ता या बराह रास्त ताल्लुक जो है वो किसी न किसी सियासी ख़ानदान से हो या किसी सियासतदान से हो। इससे आगे अभी बात नहीं गई है। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर अंदर जहाँ संगीन इल्ज़ामात आए हैं, जहाँ इस तरह के नाम आए हैं, तो अभी बात आपको आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही, सियासत होगी, सिर्फ इल्जामात लग रहे हैं। कल अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके नाम आ रहे हैं, बाकायदा उसकी तफसील आ रही है, वो लोग परेशान तो हैं, घबराए तो हुए तो हैं। फिर वजह क्या है? जब ये कहा जा रहा है कि कंपनी का होने का मतलब ये नहीं है कि ये गैर कानूनी है, कंपनियां जायज हैं, पैसा किस तरह है इसकी तफ्तीश होना बाकी है, तो फिर ये लोग घबरा क्यों रहे हैं इतना? देखिए, ये क्योंकि सियासत में आप होता है ना, सियासत में इल्ज़ाम तराशी होती है। इतना पावरफुल और इतना ताकतवर मीडिया है। मीडिया पे रोज़ाना इस चीज़ को पिछले 1 महीने से रोज़ाना 7 से 11 बजे डिस्कस किया जाता है, जलसे जुलूस में होता है, पार्लियामेंट के अंदर शोर होता है। लेकिन मुझे बताएं कि उससे आगे क्या बात गई है? जुडिशल कमीशन जो चीफ जस्टिस को भेजा गया, चीफ जस्टिस की तरफ से अब तक पिछले 3 हफ्ते से कोई जवाब नहीं आया। ऑपोजिशन ने अपने TORs बना लिए, हुकूमत ने अपने TORs बना लिए, एक दूसरे पर बहस कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। लगता यह है कि इसको कंट्रोवर्शियल, सारे मामले को कंट्रोवर्शियल बना के चीजों से बच के निकलने वाली बातें हो रही हैं। बड़ी अहम बात है मजहर साहब, वो भी हमने आपके सामने रखी है। अब 50 अरब डॉलर तक का एक्सक्लूसिव खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि टैक्स अमूर के माहिर शब्बर जैदी का कहना है कि ऑफशोर कंपनियों में पाकिस्तानियों के 50 अरब डॉलर मौजूद हैं। इस बारे में मजहर साहब से बात करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। लेकिन शब्बर जैदी ने यह बात आज शाहजेब खानजादा में बात करते हुए कही है। ये टैक्स एक्सपर्ट है, अकाउंटेंट है, इनको पता होता है एक एक रुपया नहीं, एक एक पैसे का ये लोग हिसाब रख सकते हैं। इनका कहना है कि बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि 50 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के बाहर की कंपनियों में मौजूद हैं। उन्होंने ये बात आज शाहजेब खानजादा में बात करते हुए कही है। क्या बात उन्होंने कही है, उनके अल्फाज क्या थे, जरा आप लोग भी देख लें। बड़ी अहम पहली बात तो ये, अभी सिर्फ एक कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक हुई है। मेरे हिसाब से ये पूरा जो ऑर्बिट है, ये उसका शायद 20% से ज़्यादा नहीं है। अभी इसको आप मल्टीप्लाई कर लें बाय 5, जो एक्चुअल होगा वो शायद इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करें अभी आप। अच्छा, मैं फिर ऐसी क्या मल्टीप्लाई, 400 है तो आप कह रहे हैं मल्टीप्लाई कर लूँ 2000 हो जाएंगे। 2000 होंगे। तो मैं तो वैसे ही ये सोच रहा था कि अगर एक कंपनी का, और ये मिनिमम मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ 2 अरब रुपए भी हो, तो 400 का 800 अरब रुपए बन गए। वैसे ही 8 बिलियन डॉलर बनते हैं, आप अगर 2000 कर देंगे तो पता नहीं आप कितने अरब डॉलर बता रहे हैं? एक रफ अंदाजा 2 अरब रुपए एक कंपनी, मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम पता नहीं कितना होगा, तो 100 अरब रुपए बनते हैं। मेरे हिसाब से, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं बड़ा रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ,
पाकिस्तानीज़ के जो ऑफशोर कंपनी में एसेट्स हैं उनकी मेरे हिसाब से मिनिमम मालियत $50 बिलियन है। $50 बिलियन जी, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के टोटल जीडीपी का तकरीबन 20%। जी मुज़र अब्बास साहब, आपने सुना $50 अरब ये कहे जा रहे हैं। इससे पहले स्विस बैंकों का हमने सुन लिया, $200 अरब तक की बात हो रही है कि कैसे पैसा हम वापस लाएं, और इससे पता नहीं क्या कुछ हो सकता है अगर ये पैसा पाकिस्तान में आए तो। उसामा, सिर्फ डॉक्टर आसिम के ऊपर जो इल्जाम है, दायर इल्जाम होता है, वो ये है कि वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। उनके पास $88 बिलियन है, या $50 अरब की बात करें सिर्फ एक आदमी के ऊपर। जो इल्जाम है वो ये है कि उनकी 36 कंपनीज हैं और उनकी मालियत जो उनके पास है वो $88 बिलियन की है। तो अगर ये इल्जाम वाकई दुरुस्त है और ये इल्जाम जो नैब और दूसरे इदारे साबित करने में कामयाब होते हैं, तो आप सोचें कि $50 अरब तो शब्बर साहब सारे उसके कह रहे थे। लेकिन तो जो ऑफशोर कंपनियां हैं उनके पैसे तो वहां पर हैं, ये पता लगाना है कि वो जायज है नाजायज। वो अलग बात, इतना पैसा पाकिस्तानी को बाहर है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं लाते? ये तो इसाक डार साहब भी कहते रहे कि स्विस बैंकों से हम पैसा वापस लाएंगे, तो फिर क्या हो गया? आप भी ये क्यों लाएंगे पास? ये पाकिस्तान से पैसा बाहर इसलिए ले जाएंगे, पाकिस्तान वापस लाएंगे। जाहिर है ये अगर ये बातें सारी सही साबित होती हैं तो ये गैर कानूनी तरीके से गई हैं चीजें, और इसकी अपनी डायनामिक्स है। देखिए 9/11 से पहले जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग इतना बड़ा इशू नहीं था दुनिया में। मनी लॉन्ड्रिंग, लोग पैसा बाहर ले जाते थे और बाहर के मुल्क जो है उसको वेलकम भी करते थे। लेकिन 9/11 के बाद ये मामला ज्यादा खराब हो गए, इसलिए ये चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जिस मुल्क में आपको नहीं लगता कि बात ज्यादा आगे बढ़ सके? 1 महीना हो गया, अभी तक सिर्फ सियासत हो रही है, इस पर हमने आगे बात करी। मज़हर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तबीयत भी आपकी इतनी ठीक नहीं थी, फिर भी आपने हमें वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। रहमान मलिक साहब, उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से कहा था कि मेरे ऊपर अगर इल्ज़ामात ये साबित हो जाएं जो पनामा लीक्स के बारे में लगाए जा रहे हैं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। उनका नाम भी ऑफशोर कंपनीज के मालिकान में आ गया है। आपको बता दें कि रहमान मलिक ने 27 अप्रैल को कहा कि उनकी मलकियत में कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। जरा सुने रहमान मलिक किस यकीन से यह दावा कर रहे थे। मेरा नाम जो है पढ़ा लंदन में, बड़ा परेशान हुआ। ये मेरा नाम कैसे आ गया भाई? मेरी कंपनी यानी कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के साथ जो कंपनी थी उसका नाम था पेट्रोलाइन FZC, और ये कंपनी यूएई में रजिस्टर हुई। हमने ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के तहत काम किया और इसका कोई तल्लुक पनामा से नहीं है। बहरहाल मैंने तहकीक कराई, ऐसे की जैसे मैं अपने खिलाफ कर रहा हूँ, और पेट्रोलाइन FZC, रहमान मलिक या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद किसी भी सूरत में कहीं से भी ना इन्वेस्टिगेट हुई पनामा में, ना वो पनामा में हमारा नाम है, ना हमारा पनामा में कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, ना हमारा कोई अकाउंट है, ना कोई हमारी जायदाद है। इसलिए मैंने उसको चैलेंज किया था कि अगर कोई बंदा पेट्रोलाइन FZC का मेरा या मोहतरमा का नाम साबित कर दे पनामा के साथ, तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट करता हूं, और अगर आप किसी के पास प्रूफ है मुझे दिन दे दे, मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूंगा और मैं उसी दिन खुदा पे चला जाऊंगा सियासत से। आपने सुन लिया रहमान मलिक साहब को, मौक़िफ़ तफसील से हमने आपको दिखा दिया। अब उनका नाम आ गया है, आप देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। पनामा लीक्स की दूसरी किस्त में रहमान मलिक का नाम बड़े वाज़ेह तौर पर आ गया है, उनके नाम भी कंपनी मौजूद है। यही नहीं, कई और बड़े नाम आ गए। आपने तफसील देखनी हो तो आप जंग की जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इतने ज़्यादा नाम हैं, 400 नाम हैं। किस तरह से इनकी कंपनियाँ थी, क्या नाम थे, ये तफसील आप वहाँ भी देख सकते हैं। जियो पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर भी आपको ये तफसील मिलेगी। नाम ये आते चले जा रहे हैं। पनामा लीक्स से पहले भी कई लीक्स हुई, लेकिन इतना बड़ा धमाका अब तक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी लीक्स हुई हैं। जिस तरह आपको पता है कि दुनिया में इससे पहले इतनी दस्तावेजात पहले कभी नहीं मिली। और मेरी तरह जो लोग हैं जिनको समझ ही ना आ रही हो कि $50 बिलियन की बात हो रही है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मनी इज दैट, तो मैं आपको बताऊं, शाहजेब ने तो हमें बताया ही, 20% ऑफ पाकिस्तान GDP की बात हो रही है। और जिसमें हम बजट अगर हिसाब किताब लगाएं तो एजुकेशन और हेल्थ दोनों का मिला के ये बजट बनता है $50 बिलियन का। उससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, ये भी कम होगा, है ना? उससे भी कहीं ज्यादा, $50 मतलब दिस इज सो मच मनी। वापस आने का तो कोई चांस नहीं है, जिस तरह मजहर साहब से बात हो रही थी। लेकिन ये गया किस तरह? हम पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स $20 अरब पर पहुंच जाएं, हम फूले नहीं समाते। तो ये $50 अरब की बात हो रही है। कितने जीरो होते हैं? $50 बिलियन। आई एम सॉरी बट मैं बिल्कुल कंफ्यूजन पे चली गई हूँ, लाइक अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल, क्योंकि ये जो करप्शन का लेवल है ये एक
पैमाना लबरेज कहते हैं इसको। बिल्कुल करप्शन के बातें सामने नहीं, इससे पहले भी कई ऐसी बातें हो चुकी हैं, लेकिन इससे थोड़ी मुख्तलिफ। यहाँ तो ऑफशोर कंपनी की बात हुई है, विकीलीक्स आपको याद होगा, इस तरह से दूसरे नाम भी हैं, बहुत से नाम हैं। और बड़ा अफसोस है, ये रास्ता तो खोल देते हैं, ये विसल ब्लोअर्स हैं, ये रास्ता खोल देते हैं बेचारे, उसके बाद खुद भी काफ़ी मारे जाते हैं, काफ़ी प्रोसिक्यूशन इनके ऊपर होती है, कुछ तो छुप जाते हैं, जैसे पैनामा लीक्स वाले जो हैं वो अभी तक बाहर नहीं निकले। इस बारे में हम आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सन 2006 मकाम आइसलैंड विकीलीक्स से तहलका मचा दिया। इस वेबसाइट ने दुनिया भर की अहम सियासी शख्सियात की खुफिया गुफ्तगू और खतो किताबत से पर्दा उठा दिया। विकीलीक्स के बानी थे जूलियन असांज, जिन्हें लीक्स के बाद किसी मुल्क में जगह मिलना मुश्किल हो गई। 2013 में अमरीकी खुफिया इदारे में काम करने वाले एडवर्ड स्नोडन ने CIA की दस्तावेजात शाया करवा दी। नतीजा ये निकला कि इसे भी कोई मुल्क पनाह देने को तैयार नहीं। 2014 में ICIJ ने इंकशाफ किया कि दुनिया की 300 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों ने लग्जमबर्ग में दफ्तर बनाए, मकसद सिर्फ एक था, टैक्स बचाना। फरवरी 2015 में ICIJ ने एक तहकीकी रिपोर्ट जारी की। पता चला कि HSBC जनीवा ने दुनिया भर के 1 लाख से ज्यादा अफराद की रकम जमा कर रखी है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। हद तो ये कि बैंक के खातेदारों में मंशियात फरोश और दहशतगर्द भी शामिल थे। आप लोगों ने देख लिया कितना बड़ा रिस्क लिया है स्नोडन ने और दीगर लोगों ने, और जॉन डो जिनका नाम सामने नहीं आ रहा, असल नाम क्या है, शायद इसलिए वो डरे बैठे हैं कि लोग उनके खिलाफ भी ना हो जाए, उनको भी पनाह ना मिले फिर किसी मुल्क। लेकिन जहां रिस्क की बात हो रही है तो बड़े लोग आजकल रिस्क ले रहे हैं जी। आपको नहीं पता कि क्या क्या चीजें लोगों ने सीखना शुरू कर दी हैं। थोड़ा सा एक ग्लिम्स देखें। ये देखें, खुशबू आ रही है चाय की। ये चाय उसामा गाजी जो बना रहा है, बस आप याद करेंगे। वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। थोड़ा सा हमने कहा कि हम जरा फिरे टूरे, अपना आपको सेट तो दिखाएं। तो वैसे भी बड़ी गर्मी है, लिहाजा हम खड़े हो गए हैं। और आप हुमा का ख्याल है कि घूमने फिरने से शायद गर्मी में कमी हो जाए, ऐसा नजर नहीं आ रहा। लाइटों से निकल के मतलब इधर आना समझते हैं लोग। अब लोगों को सब कुछ पता है कि स्टूडियोज कितने गर्म हो सकते हैं। और गर्मी की बात हो रही है तो थोड़ा सा आपको मौसम का हाल भी बता दें। ओ गॉड, कितनी गर्मी है कि मुल्क के अक्सर इलाकों में बस समझे कि आग लगी हुई है, इतनी गर्मी का राज है। और सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। और मेट ऑफिस ने ये भी कह दिया कि ये जो गर्मी है ये आइंदा 24 घंटों में इसकी शिद्दत जो है वो बढ़ने वाली है, तो लिहाजा इसमें कोई कमी नहीं होगी, कुछ होने नहीं वाला। हाउएवर जो लोग कश्मीर में रहते हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि कश्मीर और फाटा के इलाकों में आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है। और इसी तरह पंजाब के शहर सरगोदा और बलोचिस्तान के शहर योब में भी अच्छा मौसम हो सकता है। और पंजाब के शहर सरगोदा और बलोचिस्तान के शहर योब की बात की है हुमा ने, लेकिन दूसरे कई शहर ऐसे हैं जहां शदीद गर्मी ही होगी। तो पूरे पाकिस्तान में ज्यादातर आपको गर्मी ही नजर आने वाली है, तो इसलिए आप तैयारी रखें। गर्मी बढ़ती चली जा रही है और अभी तो जून का महीना आना है, सबसे ज्यादा गर्म महीना अभी आने वाला है। और जिस तरह हमने आपको कुछ मनाजिर भी दिखाई, ये देखें, यही हाल है गर्मी के थोड़ का, बस पानी जहां हो सके पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें। थोड़ा सा आपको शहरों का हम टेम्परेचर भी दिखा दें ताकि आपको अच्छी तरह गर्मी चढ़ जाए और आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है आज हमारे साथ। कराची इज मैक्सिमम 35, मिनिमम पे क्या जाना, जब 2 मिनट के लिए तो हम मिनिमम जाएंगे। लाहौर इज 42, अल्लाह, इस्लामाबाद 38 और पेशावर 41 है, कोयटा 37। बेसिकली इट इज गोइंग टू बी बर्निंग एवरीवेयर। इस्लामाबाद में कुछ बादल नजर आ रहे हैं, बादल, और उनके बीच में थोड़ा सा वो सूरज नजर आ रहा है। हम ये बादल खींच के कुछ अपने सर पे भी डाल सके। लेकिन कराची
डेफिनेटली नो रिस्पीट एट ऑल, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ब्रेक में मैं बात कर रहा था कि हमने अगली जब खबर पर जाना है तो मैं क्या बात करूंगा, तो मुझे याद आ रहा था पुराने दौर में सुना करते थे कि गर्मी का जोर गर्म चीज से हो सकता है, तो कुछ ऐसा हुमा आप बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकती हूँ, लेकिन उसामा हम पुराने दौर की बातें करते रहेंगे तो लोग समझेंगे कि हम बहुत पुराने, गाने पुराने, बातें पुरानी। नो, हम बिल्कुल इतने पुराने नहीं है, लेकिन उसामा ये कहते हैं कि गर्मी का तोड़ गर्म चीज खाने से होता है। वी डोंट नो, बट हम सब कुछ ट्राई करने को राजी हैं। इस वक्त हम कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा चिली बाइट्स एक बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ है जो कि वैसे तो आपके ज़बान पे भी आग लगाती है, जेब पे भी आग लगाई देती है, बड़ी महंगी मिलती है बाहर, लेकिन मैंने आपको तरीका ये बताने लगी हूँ कि खुद कैसे बना सकते हैं। वॉच इट। चिली बाइट्स। एक पाव मुर्गी के गोश्त को 20 मिनट तक पानी में उबालें। उबले हुए गोश्त के फ्रेंच फ्राइज जैसे कतले बना लें। 4 स्लाइस मोज़रेला चीज को मिर्च जितना काट लें। 12 मिर्चों को काट कर बीज निकाल लें, सिरके वाले पानी में भिगोकर निकाल लें। खुश्क होने पर मिर्चों में चिकन और चीज भर दें। मिर्चों पर मैदे, फिर फेंटे हुए अंडे और फिर ब्रेड क्रम्स की तह चढ़ा लें। दरमियानी आंच पर तेल गरम करें और सुर्ख होने तक मिर्चों को तल लें। रेसिपी एक और पता लगी, अब्दुल्ला कह रहे थे कि उन्होंने कल चीज पराठा सीख लिया था, तो अब ये वो ट्राई करेंगे? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। इतनी मिर्चें? अब कुछ नहीं होता, आई लव मिर्चें, लिहाजा मैंने सोचा कि मैं आपको भी जरूर बताऊं। और ट्राई तो हर चीज करनी चाहिए उसामा, इसमें क्या हो गया। और पाकिस्तान में पहली दफा शायद ये हो रहा है कि न्यूज शो में आपको इस तरह की खाने पीने की चीजों के बारे में पता लग रहा है। और हुमा की ये कोशिश है, बल्कि कोशिश नहीं, बड़ी ये इस बारे में बड़ी बहादुर है, ये मुझे लगता है रोज इस तरह की रेसिपीज लेकर आएंगे। एब्सोल्युटली। देखिए न्यूज तो चलती रहती है, जिंदगी भी तो साथ साथ चलती रहे, मतलब ये हैंड इन हैंड चीजें चलनी है, इस तरह नहीं होने वाला। और यही वक्त हो गया हमारी एक स्पेशल खबर का, जो कि हम आपके लिए इस तरह रोजाना लेकर आएंगे। एक बड़ी खबर, कल हमने थर की बात की थी, आज एक और बड़ी खबर हमारे पास है। बेनजीर ट्रॉमा सेंटर, आपने सुना होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। 6 महीने गुजर गए हैं, 6 अरब रुपया लगा है इसके बनाने पर। 6 अरब रुपए से बनने वाला ये अस्पताल काम शुरू नहीं कर सका। आपको शायद यकीन ना आ रहा हो, लेकिन ये हकीकत है, ये सच है कि 6 महीने हो चुके हैं इसके इफ्तिताह को, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ सका। इसकी वजूहात हम जानेंगे। ये देख रहे हैं आप मनाजिर, वहां पर तमाम आलात मौजूद हैं, बिस्तर लगे हैं, मशीन्स वहां पर हैं, लेकिन यहां पर कोई डॉक्टर नहीं है, अमला मौजूद नहीं है। 6 अरब रुपए लगा दिए गए, ये बर्बाद हो रहे हैं ये पैसे। 500 बिस्तरों के अस्पताल में अमला ही तैनात नहीं है, तो काम आगे कैसे चलेगा? आप खुद सोच सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। वार्ड बन चुके हैं, ऑपरेशन थिएटर तैयार, लेकिन यहां पर लोग ही नहीं है, मरीजों का यहां पर इलाज हो ही नहीं सकता। और उसकी वजह यह है कि यहां पर अमला ही तैनात नहीं किया गया। किसी को शायद इसकी फिक्र ही नहीं है, लेकिन हम आज जियो पाकिस्तान में ये मामला उठा रहे हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि अब भी इसका इफ्तिताह होने के बाद 6 महीने बाद भी इस पर यहां पर मरीजों का इलाज किया जाता है नहीं। जदीद अस्पताल है ये, और इसकी 16 मंजिला इमारत है, लेकिन अब तक यहां पर लोगों को सहूलतें नहीं मिल रही। ऑपरेशन थिएटर बन चुके हैं, वार्ड हैं, लेकिन आवाम के लिए यहां पर कुछ दस्तयाब नहीं है। अस्पताल को गैस और बिजली की फराहमी भी बंद होने का खतरा है, यहां से आप अंदाजा लगाएं। और ये बात हम रखेंगे अपने नुमाइंदे के सामने भी, जो इस खबर पर बड़ी तैयारी करके आए हैं, बड़े अरसे से वो इस पर नजर रखे हुए हैं। खाबर खान हमारे साथ हैं, जी न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और इन मामलों पर वो गहरी नजर रखते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। खाबर खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए हैं। ये क्या हो रहा है? हुमा इतनी परेशान थी, मैं भी हैरान था, मुझसे भी पूछते पहले तो थोड़ा सा मैं लोगों को ये भी याद दिला दूं, ये वही जगह है जहाँ के आपको याद होगा 6 महीने पहले जब बिलावल भुट्टो ने इसकी ओपनिंग की थी, तो एक बच्ची जो थी वो फौत हो गई थी, क्योंकि बिस्मा उसका नाम था, और वो अपने बाप के साथ जा रही थी हॉस्पिटल, छोटी सी बच्ची, और वो नहीं पहुंच सका था क्योंकि इतना कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, इतना सिक्योरिटी थी वहां कि वो बेचारे हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके थे। यानी वो भी मुझे याद है, लोगों को नहीं भूली होगी। उसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, इतने पैसे लगने के बावजूद
चीज़ चली नहीं। ये पाकिस्तान का मतलब ये एक रिकरिंग फीचर बन गया है कि इतनी दौलत लगाते हैं, पता नहीं कहाँ लगाते हैं, किनकी जेबों में जाती हैं और चीज़ें खंडर बन जाती हैं। नहीं, इशू जो है यही है कि जी जितने पैसे लगाए गए हैं उस हिसाब से काम तो नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। 2009 में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा था। उसके बाद जो है ये 12 मंजिला इमारत थी, उसको जो है किया गया, 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, फिर ADPs मनी रखा गया। 2 अरब रुपए से जो ये फाइनल हुआ है 16 मंजिला, वो 6 अरब रुपए में बना है। 6 अरब रुपए में बना 500 बिस्तरों पर। लेकिन अब कल जो जाके हमने पूरी रिसर्च की, जो इसके वार्ड्स देखे, ऑपरेशन थिएटर्स देखे, सारे गैस लाइन्स नहीं है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो कहते हैं कि जी हमने लिखा हुआ है वहाँ पे बिजली नहीं है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई का इशू है, वो कहते हैं कि जो सिविल हॉस्पिटल की जो ऑक्सीजन है वो नहीं। बड़ी हैरानी है ये, देखिए इसमें इस हॉस्पिटल के बारे में जो बातें हो रही हैं, जब डॉक्टर सईद इसके जो सरबराह हैं इस हॉस्पिटल के, उनसे भी इस बारे में पूछा गया, उनसे बात की गई कि क्या वजह है, क्या क्यों नहीं ये काम चल सक रहा अब तक, उन्होंने क्या जवाब पेश किया है, हम आपको वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो क्या बहाना बनाते हैं, जरा वो देखें। ये यूँ है कि हमें प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं और वो बड़े स्लो हैं। अब हमारे ऑक्सीजन की लाइनें कुछ 6ठे 7वें पहला ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, 6वां और 7वां फ्लोर, उसकी सारी टेस्टिंग हो गई है और इस वक्त इक्विपमेंट जो है बाकायदगी से इंस्टॉल करके फिर लोग नॉर्मल पेशेंट्स के ऊपर चेक किया जा रहा है कि सारा फंक्शन। ये तो सरबराह हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सईद, और इसके अलावा भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इसके, उन्होंने क्या बहाना बनाया है। तो खावर खान साहब की क्या वजह है कि अमला तैनात नहीं हो रहा? 2009 से अगर ये काम शुरू हुआ है तो उस वक्त पता तो होगा, आप लोगों के ज़हन में तो इतना होगा कि यहाँ पर अमला भी आना है तभी इलाज शुरू हो सकेगा। 6 महीने इफ्तिताह होगा, फिर आपने इफ्तिताह किस चीज़ का किया है? जी उसामा, यही चीज़ हमने पूछी इंतज़ामिया से कि जी क्या मसला है। इफ्तिताह 6 महीने पहले करा दिया गया, ना ऑक्सीजन की लाइन है वहाँ पे, ना पूरा सेटअप है, मशीनरी आ चुकी है, जो मशीनरी भी इंपोर्ट की गई है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 माह तक नहीं हुई तो जो इक्विपमेंट है वो भी एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि उनकी भी जो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं मेडिकल इक्विपमेंट, उसकी भी कि जी आप 1 साल के अंदर उसको यूज़ करें, उसको टेस्ट करें, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन वो भी रखा हुआ है। जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं वो एक अलग ही मंतक पेश करते हैं, ये कहते हैं कि जी कस्टम हुक्काम ने जो उनका जो माल है वो 1 साल से रखा हुआ था। आप तो ऐसी चीजें बड़ी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप बताएं कि कोई आपको करप्शन की बू आ रही है इस चीज में से? क्योंकि मुझे तो ये डेफिनेटली लग रहा है अब चीजें एक्सपायर होने को आ गई हैं, बिल्डिंग यकीनन 2-4 महीनों में और गिरना स्टार्ट हो जाएगी। यू नो हाउ कराची वेदर इज, मतलब ये बहाने लग रहे हैं। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ये चीजें जो हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भी हम बात सुन लेंगे, ये बहाने हैं। जी बिल्कुल ना, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो 2 अरब का प्रोजेक्ट था वो 6 अरब रुपए में कंप्लीट हुआ है, तो उस पर वो लॉजिक ये पेश करते हैं कि जी ADP में शामिल नहीं किया गया। 18 अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट के बाद सारा मैटर चला गया, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत है, साबिक बेनज़ीर भुट्टो के नाम से ये जो है बन रहा है ट्रॉमा सेंटर। बच्ची जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब की बात की है, मैं चाह रहा हूँ ताकि हम पर ये ना कहें कि खुद से बात करते जा रहे हैं। जो सरबराह हैं डॉक्टर सईद इस हॉस्पिटल के, उनकी भी हमने बात आपको सुनाई है, और खावर खान हमारे नुमाइंदे जिसका जिक्र कर रहे हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर का, उनकी भी बात सुन लीजिए। डायरेक्टर का नाम मैं आपको बता दूं, हयात कमाल साहब हैं जी, वो क्या कह रहे हैं जरा देख लें। ताख़ीर की वजूहात कुछ छोटे मोटे पहले प्रॉब्लम्स थे, इसके हमारे कस्टम में हमारा सामान 1 साल तक पड़ा रहा, चिलर्स वगैरह तो जो नहीं हो पाए वो। इसी तरह सुई गैस से मसला था, हमारा सुई गैस ने हमें बहुत डिले किया, KSA ने कनेक्शन में हमें बहुत डिले किया, वाटर बोर्ड ने हमें कनेक्शन दे तो दिया है लेकिन पानी नहीं आ रहा है अभी, ये फिर एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, पानी के बगैर तो चल नहीं सकता है ये। तो उनसे कंटेक्ट कर रहे हैं वाटर बोर्ड के MD वगैरह से कि इसका हमें किया जाए। देख लिया आपने भी सुना है, जो बात आप कह रहे थे बिल्कुल वही है। हर एक के पास कोई ना कोई जवाब है, लोग इन चीजों को नहीं समझते। जिसको इलाज चाहिए, जो बीमार है, 500 बिस्तर हैं, अब तक कितने चले पिछले 6 महीने लगा ले, 2009 से शुरू हुआ, 7 साल हो गए, कितने मरीजों का इलाज हो सकता था, कितनी जानें बच सकती थी। सर बिल्कुल, और स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर बनाने का ये क्लेम भी कर रहे हैं, और जो कराची के सिर्फ एक बंद सेंटर है 50 बेडेड, उसको भी जो है यहाँ पे शिफ्ट करना है 150 बेडेड के 150 बेडेड के ऊपर। क्यों, जिस तरह के हालात हैं कराची के अंदर, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, लोग डिवाइड हो जाते हैं, कुछ जिना जाते हैं, कुछ सिविल जाते हैं, कुछ अब्बासी जाते हैं। उस सूरत हाल में वहाँ जो हाल है उसके मुताबिक जो है ये एक बहुत अच्छा सेटअप था, लेकिन अभी तक जो है मुझे नहीं लगता कि हुकाम ये करेंगे अगले 1 से 1.5 माह में हो जाएगा। इसको कम से कम भी मजीद 6 माह लग सकते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर भी हायर नहीं किया गया अभी तक। और जो हमने मजीद इन्वेस्टिगेट किया उसमें ये पता चला है कि जी कुछ लोग अपने लोग रखवाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने लोग अपने जारी रखी ना तो हमारे पारे भी जरा
मौसम के साथ ऊपर होते जाएंगे। खबर, थैंक यू सो मच, आप इधर आए हैं। लेकिन आई मस्ट से, मतलब कि ये हुकूमती चीज़ें हैं, अगर हुकूमत खुद इंटरवीन करके इनको एक्सपर्टाइट नहीं करके, इनको जल्दी नहीं करेगी, तो ये ज़ाया करने वाली बात है, या फिर ऑफ कोर्स बात कुछ और है जो कि हम सारों को पता है। बता दूं, हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक खास मेहमान की हम बात करने वाले हैं आगे, वो हमारे शो में वो आ रहे हैं और हुमा बड़ी एक्साइटेड है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप देखिए कि कौन हमारे खास मेहमान है, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट कौन है, और अगर आप उनसे कीजिए सिर्फ जियो पाकिस्तान पर। मिलते हैं 10 मई को। सी यू गाइस। बड़ी शिद्दत से हम आपका इंतजार कर रहे थे क्योंकि जियो पाकिस्तान का दूसरा घंटा शुरू हो चुका है और हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही अहम शख्सियत ने, और हुमा उनके बारे में बता रही हैं। असद इकबाल भट्ट साहब हमारे साथ हैं, वाइस चेयरपर्सन है HRCP सिंध के। इनसे हम बस थोड़ी देर में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें इस घंटे की टॉप स्टोरीज। पनामा लीक्स तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तानियों के 50 अरब डॉलर मुल्क से बाहर हैं। माहिरीन का अंदाजा, ये रकम मुल्क वापस आ जाए तो ICU में पड़ी मुल्की मईशत, नई जिंदगी इसे मिल सकती है, लेकिन कोई सोचे भी तो। मेरा या मोहतरमा का नाम साबित कर दे पनामा के साथ और ये AR रहमान का था, स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी का था। कोशिश कर रहा हूं कि उसामा ना करें, ग्लास से थोड़ा सा बड़ा आर्ट है और बड़ी प्रैक्टिस के बाद होता है। सालों मैं और हुमा प्रैक्टिस करें तो उसके बाद भी मुझे नहीं लग रहा ऐसा कर सकेंगे, लेकिन कमाल है। अकपेला इसको कहा जा रहा है और उनकी अपनी जुबान में नहीं थी और जिस तरह वो गा रहे थे तो बहुत ही जबरदस्त था ये। लेकिन जो गाना है वो मुझे खास तौर पे बड़ा पसंद है क्योंकि जय हो की बात हो रही है। तो जिस शहर में मैं और उसामा आए हैं, कराची शहर में, चूंकि आपको तो पता है कि हम यहाँ के नहीं है, माशाल्लाह क्या लोग हैं यहाँ के, कितने रेजिलियंट हैं, कितने हौसलामंद हैं। बिकॉज क्या क्या हो जाता है इधर, लेकिन इनकी जय हो है कि ये कर रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। हालात यहाँ पर ऐसे रहे कई सालों से कि लोग इतने ज़्यादा परेशान थे। अब जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ 2.5 साल पहले, तो उसके बाद बहुत हालात बेहतर हुए हैं। हमने इस पर बात करनी है। हमारे साथ हैं असद इकबाल भट्ट साहब, वाइस चेयरमैन है HRCP सिंध के, इनसे हम बात करेंगे। जो बात हमने करनी है इस वक्त अपने मेहमान से, वो ये है कि रेंजर्स की कारकर्दगी इतनी ज़बरदस्त रही, पुलिस की कारकर्दगी इतनी ज़बरदस्त रही, लेकिन अब कुछ कंट्रोवर्सीज सामने आ रही हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी आफ्ताब अहमद जो कि डिप्टी कन्वीनर हैं MQM के, फारूक सत्तार साहब उनके कोऑर्डिनेटर थे, उनकी दौरान हिरासत हलाकत हुई है, उस पर अब कमीशन की बात हो रही है। रेंजर्स ने कहा बिल्कुल ठीक है, यही नहीं PIA के मामले पर एहतजाज में जो लोग हलाक हुए थे उनकी भी आप करवा लें। तो अब वज़ीर आला सिंध क्या करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। असद भट्ट साहब ये फरमाइए कि अब हल क्या है? लोगों ने सुख का सांस लिया, इतना ज़बरदस्त ये ऑपरेशन अब भी जारी है और इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज जनरेट हो रही हैं इनको हम कैसे ख़त्म करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी ला इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया पिछले 2.5 साल में, और बहुत तकरीबन 45% से ज़्यादा जराइम में कमी आई, जो बड़े टारगेट किलिंग्स में और लोग जो इस तरह मारे जा रहे थे सेक्टेरियन उसमें वायलेंस में, उसमें बहुत बड़ी कमी आई। और इसमें हमारे नौजवान जो हैं उन्होंने अपनी जानें भी दी, लेकिन उसके बावजूद देखिए हर अदारे में ऐसे गलत लोग मौजूद होते हैं जो अदारे के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। हमारा कहना यह है कि जो लोग भी इस किस्म की चीज़ों में मुलव्वस हैं, जो लोगों को इस तरह टारगेट करके मारते हैं, जो लोगों को उठा के गायब कर देते हैं बग़ैर किसी कानूनी इख्तियार के, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर खुद महकमे के अंदर कार्रवाई होनी तो कर रही है, ट्रांसपेरेंट भी। देखिए इस तरह नहीं होता, उसको ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, किस तरीके से उनके खिलाफ बात हो रही है और क्या क्या उनके खिलाफ हो रहा है, वरना अंदर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लोग उससे मुतमिन नहीं होते। फिर भी साहब ऐसे काम तो होता है, मतलब ये बातें तो हम सारों ने सुनी हुई है। HRCP क्या समझती है कि रेंजर्स का आना और ये मतलब कुछ सीक्रेसी तो होती है? देखिए, रेंजर्स या जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो मुश्किल
हल नहीं होता, वो तो एक हंगामी बुनियादों पर लाए जाते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने। अब ये 10-12 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। जब यहाँ पर सिविल लोगों के साथ रहे 12 साल से हम ज़्यादा, तो फिर ये सारी खराबियाँ इनके अंदर भी पैदा होती हैं। कई दफ़ा इनसे बात हुई, इससे पहले डीडी रेंजर से उनसे हमारी मुलाकातें होती रहीं, तो उनमें हमने यही उनको बावर कराने की कोशिश की कि देखिए आप पुलिस को स्ट्रेंथन करें, पुलिस असल काम पुलिस का है। आप जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है, जुडिशल कमीशन, ये देखिए ये इससे पहले भी जुडिशल कमीशन बनते रहे और कोई नतीजा उनका हमारे सामने आज तक नहीं आया। कोई एक जुडिशल कमीशन का बता दें कि कोई हमारे सामने उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया हो, ऐसा नहीं होता। देखिए उसमें गवाहियाँ, एक लंबा प्रोसीजर होता है, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये तो इनको खुद अपने अंदर जब तक महकमा जाती तौर पर उसको नहीं रोकेंगे, उसको नहीं काउंटर करेंगे, उनका नाम खराब हो रहा है। रेंजर अच्छे काम जो है वो भी पीछे चले गए। आफ्ताब ट्रांसपेरेंट लोगों को पता नहीं चाहिए किस पर इल्जाम है, क्या इल्जाम है और क्या। अब एक मिसाल, छोटी सी मिसाल दूंगा कि जैसे इन्होंने वहाँ अपना बलूचिस्तान में ये जनरल लोग रिटायर कर, अब उनका कहाँ केस चला, उन पे क्या इल्जाम थे, आया उनसे रिकवरी हुई नहीं, ये लोगों को नहीं पता। बहुत शुक्रिया आपका असद इकबाल भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। टाइम की कमी की वजह से हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए, थैंक यू सो मच सर। तो जो भी हो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों के सामने होना चाहिए, ताकि लोग ये देख सकें कि बिल्कुल इंसाफ हो रहा है। और जो भी चीज़ इतनी लंबी अरसे तक बढ़ जाए तो उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जिस तरह असद इकबाल साहब ने भी कहा, बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि हम ज़रा चाय पिए थोड़ा सा। और ये मैं आपको इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ नई नई चीज़ें सीखी हैं, वो भी हमें आपको दिखाना है। सरप्राइजेस की बात हो रही थी, ये सरप्राइज नहीं है, ये शॉकर है, ज़रा ये देखें। अक्सर लोग कभी आपसे भी पूछते होंगे कि आप क्या बना लेते हैं, मर्दों से सवाल बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा जवाब होता है मैं अंडे उबाल लेता हूं और चाय बना लेता हूं। लेकिन फिर एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपनी बीवी को चाय बनाकर पिलाई और उसने मुझे कहा कि ज़िंदगी में आइंदा खबरदार आपने कभी मुझे चाय बनाकर पिलाई या कोई भी चीज़। मेरे साथ हैं गुलाम रसूल साहब, 32 साल से इसी जगह पर ये चाय बना रहे हैं और लोग फरमाइश करते हैं दफ्तरों से, और ये वहाँ पर चाय पहुँचाने भी थोड़ी देर पहले ये चाय लेकर भी गए थे। अब आज चाय मैं बनाऊंगा और आप दुआ गो रहें कि ऐसी चाय हो जो लोग भी पी ले और मैं खुद ही पी सकूं। सबसे पहले क्या करना है मुझे? सबसे पहले तो सर पानी डालना है। अच्छा जी। उसके बाद सर दूध डालना है। अच्छा। इसको आप पकाएंगे, दूध डालें आप। अच्छा, ये बस? हाँ जी सर, काफ़ी है। ठीक, यानी 1 कप पानी और 3 कप, 2 कप दूध। 1 कप पानी होगा तो 2 कप दूध होगा। अब जो भी करना है वो मुझे करना है, क्योंकि फिर वरना लोग कहेंगे आपने तो बनाई नहीं, इसलिए अच्छी बन गई है। हाँ जी, अब आपने मुझे बताना है अब क्या करना है। ये उबल रहा है? हाँ उबल रहा है। अच्छा, ओ अच्छा। अब आप पत्ती डालें। पत्ती, ये कितने चम्मच पत्ती डालनी होगी हमें? 3 चम्मच डाल। 1, मेरे लिए किसी मुहिम से कम नहीं है। 2, मेरे तो हाथ कांपने लग गए। 3, ये 3 कप चाय बन जाएगी। 1 कप पानी, 2 कप दूध, तो 3 कप हो जाएगा। कितना जीनियस हूं मैं। ये चाय उसामा गाजी जो बना रहा है, बस आप याद करेंगे। सर ये चाय तैयार हो गई। वाह जी वाह, चाय तैयार हो गई। गुलाम रसूल साहब का कहना है कि 2 दिन आप और आए तो आप पूरा सीख जाएंगे और फिर आप भी एक हुनरमंद आदमी हो जाएंगे। ये चाय मैं खुद भी ट्राई कर लगा हूँ, हमारे कैमरामैन भी। और मुझे पहला ग्राहक भी मिल गया है। ये देखिए आप मैडम चाय पीना चाहेंगी? अभी फिलहाल वो रिस्क नहीं लेना चाह रही, तो देखते हैं। वैसे मैं इनको ऑफर किया है लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, शायद उन्होंने सुन लिया। तो आपने सीख लिया आज, मर्द हजरात, औरतों पर सिर्फ तकिया ना करें। अगर आपको ज़रूरत हो, दिल चाह रहा हो, तो आप खुद भी चाय बना सकते हैं। शुक्र है कि उसामा ने रिस्क की बात कर दी, क्योंकि मैं तो रिस्क ना लूँ कि उसामा, बिल्ली ने नहीं पी आपकी चाय। आप सही कराची वालों के साथ रिस्की काम करना स्टार्ट हो गए। रिस्क लेने पड़ते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान है जिन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, एक ऐसा कैरेक्टर किया है जो, मैं तो वैसे इतना जबरदस्त फनकार भी नहीं हूँ, एक्टिंग मुझे आती भी नहीं है, लेकिन मैं अगर इस फील्ड में होता तो शायद इतना रिस्क नहीं लेता। लेकिन लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। एहसन खान हमारे साथ हैं। यू कैन सी हिम, ही इज अ सेलिब्रिटी
लकी गेस्ट आर टुडे, हमने आपसे वादा किया था ना, तो हम उनको ले आए हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं है। आप बड़े फैन हैं उनके, फेसबुक पर आप हमें सवाल भेजें, ट्विटर पर भेजें, हम उनसे वो सवाल रखेंगे। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक में हम उनसे कुछ बातें करेंगे और उसके बाद फिर आप बातें कर सकेंगे उनके साथ। तो स्टे ट्यून्ड, ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक मिनट, ये लोग नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगा। यहाँ पे मैं हूँ, जितनी खबरें हैं, जितनी रिपोर्टिंग है, आज से मैं करूँगा। आप लोग घर जा सकते हैं दोनों, ठीक है? सही है। एहसन खान is in the house. everybody. Yes, I'll sit here. चले छोड़ते हैं, यहाँ बैठते हैं। हाँ। And no more points for guessing. हम काफी देर से आपको बता रहे थे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। एहसन खान is here in his true typical style. हमसे ओपनिंग लेके खुद ही उन्होंने कहा भाई मैं करके वो एंकर बन गए, मैं एंकर बनता हूँ, आप दोनों मैं अदाकारी नहीं कर सकता। पहले बताया आप दोनों यहाँ पे कर क्या रहे। ये हम स्वैप नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आप लोग उसामा को एज एन एक्टर नहीं देखना चाहते एट ऑल, हम एहसन को ही। You guys can always try to act also. Thank you so much for coming. Total pleasure, total pleasure. हमारा दूसरा शो है, बहुत एक्साइटेड थे कि आप आ रहे हैं। We are going to talk to you about your new drama उडारी, जिसमें आपने बड़ा ही डेयरिंग रोल किया। हमें नहीं पता कि आपने पहले इतना नेगेटिव, इतना डेयरिंग रोल किया है कि नहीं। थोड़ा सा हम आपको क्लिप्स वगैरह दिखा भी देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको पता भी हो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इट। हालांकि पूरा पाकिस्तान जो है इस पर ग्लूड इन है, क्योंकि ये टॉपिक भी ऐसा है, सब्जेक्ट मैटर भी ऐसा है जो कि हमें सुनना चाहिए और देखना चाहिए। कब आएगी? मुझे भूख लगी है। तो आज बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी बड़ी भी लग रही है। कितनी बड़ी हो गई है। मम्मी जी आ गई। ओह ये oh man, मतलब मैं गूज़बम्प्स अभी भी देख कितना मुश्किल ये कैरेक्टर है, किस तरह आपने ये कर लिया। मुझे याद है इस तरह नेगेटिव रोल किया करते थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे होता है कि जा रहे हो लोग तो वो नफरत से देखना शुरू हो जाते हैं, तो क्यों ऐसा रिस्क लिया आपने? आई थिंक अभी अवेयरनेस इतनी आ गई है कि पीपल नो आई एम एन एक्टर एंड दे नो हु आई एम। कोई नया शायद करता तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, वो एक इमेज बन जाता है। बट बेसिकली इट्स कश फाउंडेशन, आपने सुना होगा, वो हर वक्त काम करते रहते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पर, और मेरा एक हमेशा से शौक रहा है कि मैं भी डिफरेंट इश्यूज़ पे कुछ ना कुछ करता रहूँ। सो व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस प्ले दे थॉट कि आई विल रिफ्यूज़ डूइंग इट, बिकॉज शुरू में थोड़ा रिलक्टेंट भी हुआ कि बिकॉज एक कैरेक्टर होता है ग्रे जो कि मिडल में कहीं पे होता है, एक होता है ब्लैक और वाइट। दिस इज सो ब्लैक, इट्स सो डार्क कि आउट राइट चाइल्ड अब्यूज़ पे ये प्ले बन रहा है, और ये एक जो सौतेला बाप जो है एक तरह से वो इस पे भी अटेम्प्ट करता है, और घर के दूसरे मोहल्ले के लोग मतलब थोड़ा हाँ या आई थिंक ये वैसे भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जो दिखाए गए हैं, लेकिन दे आर देयर इन आवर सोसाइटी। नॉट इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान, इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप जनरली स्टडी करें तो इट्स एवरीवेयर द चाइल्ड अब्यूज का जो रेशियो इट्स अ लॉट। इससे एजुकेशन भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग ये प्ले है ही एजुकेशन का, कि हम लोग आप बहुत से लोगों से अगर पर्सनली, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जो बहुत से लोग डिस्कस नहीं करते, जब बड़े भी हो जाते हैं दे डोंट वांट टू डिस्कस दिस थिंग, बट जनरली एंड चाइल्ड अब्यूज इज नॉट ओनली सेक्सुअल अब्यूज, इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट दे हैव टू गो थ्रू। सो बेसिक रीजन इसका अवेयरनेस और एजुकेशन है। ऐसा आपने किस तरह प्रेप किस तरह किया था इस रोल के लिए? मतलब आई एम वेरी क्यूरियस, आप अच्छे Is this a serious question or is it like a funny question? I don't know. बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही इंसान। आई नो कि एक्टिंग जो है वो ज़ाहिर रोल अलग। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, आप लोग रोज़ एक काम करते हैं और कुछ अरसे बाद आपका दिल करेगा कि टेबल जो है उसका कलर बदल जाए, पीछे कुछ चेंज कर दें, हमारे कपड़े बदले। एक्टर के लिए आई एम वर्किंग, इट्स बीन मोर देन 10 years now I'm working this field. Monotony is like it kills, you know, like आप एक ही चीज़, एक तरह की चीज़ें करते रहें तो वो आप लेकिन आपके कहीं
एरिया में मोनोटनी नजर नहीं आती। जो मुझे पीछे जितने एक्साइटेड है हमारी टीम, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इतने सवाल वो बता रहे हैं, इतने सवाल बता रहे हैं, ये करो। तो आपने इतने ड्रामों में काम किया, कॉमेडी रोल्स किए हैं, फिल्मों में आपने काम किया है, एंड यू आर अ ग्रेट डांसर, यू आर अ ग्रेट डांसर। आप इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो वेरिएशन है एहसन की, उसकी भी हम आपको कुछ क्लिप्स दिखा देते हैं कि क्या क्या काम इन्होंने किया हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाउ फार ही हैज कम। ये देखें जरा। और आंटी को तो पता नहीं था, जब उनको पता लगा तो तब तक वो वहां से जा चुकी थी। डैम, वैसे आपको छुपने के लिए सिर्फ मेज मिली थी क्या? अबे तो क्या बुक शेल्फ में छुपता मैं क्या? रियली फीलिंग सॉरी फॉर यू। बहुत टेंशन में आप। हाँ यार। भांजी से बात हुई? नहीं यार, मैं काफी देर मैंने उसको ट्राई किया, उसका फोन लग नहीं रहा। मुझे लगता है कि खुदकुशी के लिए नेटी जेटी के पुल पे मैं चला गया। यानी कि आपकी फिल्म तो गई। अरे यार मेरी क्या, शोएब मंसूर भी होता, उसकी भी फिल्म चली जाती। ट्रू। और नानो, बात हुई उनसे? बस दुआ करो, उनसे बात करने जा रहा हूँ। टेंशन में क्यों, किसी जहाज पे जा रहे हैं? वैसे बी केयरफुल। कॉमेडी करना भी कहते हैं बहुत मुश्किल काम है। इट इज, हाँ नहीं, आई फील कि जो दूसरे एक्टर की एक वाइब और केमिस्ट्री होती है वो बहुत जरूरी होती है। बट इफ यू आर रियली इन्वॉल्व इन योर कैरेक्टर, इट बिकम्स पार्ट ऑफ यू, यू नो। आप जैसे आपने पूछा ना कि प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मुझे नहीं याद कि मैंने वो सीन पढ़ के कुछ सोचा हो कि मैं ये करूंगा सेट पे जाके। इट्स जस्ट राइट at the spot, you're reading the scene and you have different, you know, like आपको घर में तो नहीं पता था circumstances। अब जैसे ये मक्खी आके बैठी है, तो मैंने ज़बरदस्ती नहीं बिठाई मक्खी, एक नेचुरल सा हुआ कि वो, क्योंकि अक्सर एक्टर्स मक्खी हटा के सीन करते हैं, बट मुझे ये फील हुआ कि एक गंदी सोच वाला एक गंदा इंसान है, तो बल्कि मक्खी बैठेगी तो उसको और डर्टी शो करेगी। सो वी मेड श्योर कि मक्खी बैठे। मतलब मैं समझा आपने बड़ी कोई कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अख्तर साहब, आपने हमें वक्त दिया। जावेद अख्तर साहब जाने से पहले एक मैं आपसे बात, एहसन है जी मेरा नाम, आपसे ये पूछना चाहता हूँ। ही इज गॉन। आई रियली वांटेड टू आस्क हिम कि उर्दू लैंग्वेज में काम क्यों नहीं हो रहा ज्यादा आजकल? व्हाट इज दिस न्यू लैंग्वेज दैट इज डेवलप्ड? मैं भी बैठे बैठे अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें मिक्स हो गई और उर्दू जुबान पे काम कम हो रहा है। आई फील दैट जनरली भी ड्यूरिंग रीडिंग ये सवाल ऐसा है कि जी हम वैसे थ्रो कर सकते हैं और ऑब्वियसली इसका जवाब भी हमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। एहसन खान हमारे साथ बैठे हुए हैं, ट्विटर खुला हुआ है, आप अपने सवाल भेज सकते हैं, एहसन जवाब देंगे। फेसबुक भी चल रहा है तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स। थोड़ा सा हमने आपसे पूछा कि आप गाना शाना भी गाते हैं कि नहीं? मैंने सुना ये बहुत अच्छा गाते हैं आप। अच्छा नहीं, अच्छा आपने खुद तो बताया मुझे ब्रेक में बताया अच्छा गाते हैं। ये नहीं कहा अच्छा। देखिए बात अगर आपके साथ है कि मैं आपको कहूँगा प्लीज गाना सुना दे, तो ये नहीं होगा। आप गाने को छोड़ दे, कोई डांस करना है किसी ने, मतलब सुबह कोई मतलब चले गाना सुनाएगा, आप सुनाए। हम आप सुनाए प्लीज गाना। ये तो बिल्कुल मैं सुनाता हूँ आपको, आप सुनाए। हाँ बिल्कुल, हम इस पे भी बात करेंगे। हमारे बात बोल के अच्छा, हमारे शो में ना सरप्राइजेस बहुत है, हमारे लिए भी सरप्राइजेस होते हैं। अब ये सरप्राइज था हमारे लिए, बड़ा अच्छा, प्लेजेंट सरप्राइज, बड़े बर्नर्ड आदमी हैं। तो पीटीआई के जलसों की आजकल बड़ी बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट का कहा जाता है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आप जलसे को देखते हैं? बात सुने हमारे, तो आप किसी भी क्यू में भी जाते हैं ना जहाँ पे 15 लोग हो, उधर भी इशू होता है, तो यहाँ तो फिर हजारों लोग होते हैं। आप अभी जाके बिल जमा कराएं किसी बैंक में या नादरा के ऑफिस या कहीं और जाए, तो यू विल हैव इश्यूज ओवर देयर आल्सो। ये तो मुझे तो लगता है कि दिस इज नॉट एनीबडी एल्सेस रिस्पांसिबिलिटी, ये मेरी इंडिविजुअली हर शहरी की रिस्पांसिबिलिटी कि खवातीन साथ बैठी हैं, आदमी खड़े हैं, लोग खड़े हैं, तो हाउ आर यू ट्रेन्ड इन योर होम्स? आप घर में आपकी क्या ट्रेनिंग है कि आप, ये तो अपना पर्सनल इशू है आपका। मैं कहीं बाहर जाऊंगा बाजार में और बदतमीजी करूंगा तो वो नेचुरली मेरे घर से उस चीज का ताल्लुक है, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं है। ये समाजी इशू है, मतलब इसको पॉलिटिसाइज, आई डोंट थिंक इट्स अ पॉलिटिकल। खैर आप लोगों के लिए बड़ी एक मिर्च मसाले वाली बात है, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट अ पॉलिटिकल थिंग। पॉलिटिकल थिंग जो है वो है सोसाइटी का पॉलिटिकल थिंग है, जो लोग पैसे चोरी करके खा चुके हैं और उसका कोई जवाब भी नहीं दे रहा। मतलब हैरत की बात है, अभी मैंने कल एक न्यूज पढ़ी कि तरबूज या खरबूजे बच्चों ने चोरी किए तो उनके हाथ बांध दिए ना वहां पे। तो मैंने सोचा यार ये तो उस मुल्क में रहते हैं कि जहां पे बिलियन ट्रिलियंस चोरी हो गया और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो इन बच्चों को क्या पूछेंगे आप? आपको एक बात बताऊं आप ही की बात से आगे, कि इटली के एक छोटे से शहर में खाना चोरी करने को उन्होंने बिल्कुल सजा नहीं देते, बिल्कुल है भी नहीं। अगर थोड़ा सा खाना आप चुरा रहे हैं तो इसमें कोई चोरी नहीं। मैं तरीके इंसाफ पर वापस आना चाह रहा हूँ। हमारी मेहमान भी हमारे साथ एक हैं, हम कोशिश करेंगे उनको भी उनसे भी बात कर सकते
रखें हम तहरीक इंसाफ की रहनुमा से कि कल जिस तरह हुआ, एनी एक खातून वहाँ पर जलसे में गई और फिर वहाँ पर, अरे भाई मेरी बात, सॉरी यार, हम लाइव बैठे हुए, बहुत सी खवातीन हैं जिनको जब आपके पास काम नहीं होता तो फिर पब्लिसिटी चाहिए होती है लोगों को। तो एनी को तो कोई नहीं जानता था, लेकिन कल के बाद आप भी जानते हैं और आप बता भी रहे हैं कि कौन है। शी इज ऑन एवरी न्यूज चैनल, तो शी इज द विनर बिकॉज शी वांटेड पब्लिसिटी एंड शी वाज देयर। ये बिल्कुल ये बात हो रही है। उन्होंने भी कहा कि मुझे किसी ने तंग नहीं किया, लेकिन जब अगर कोई ऐसा शख्स चला गया, तो आप कहते हैं अटेंशन सीकर है, अगर मान भी बिल्कुल, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं। मैं जरूर एज अ वुमन यहाँ बैठी हुई ये जरूर कहूंगी, उसके बाद जो मुझे एतराज हुआ जिन बातों पे कि उनके ड्रेस पे कमेंट किया गया और किस तरह गई है वहाँ कमेंट किया गया, मतलब उनका हक है वो जहाँ जाएं, ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए था कि माहौल देख के, जैसे आप कह रहे हैं कि समाजी इश्यूज हैं, उनको देख के जाना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियसली इट डजंट गिव एनीबॉडी द राइट कि उनको हरास किया जाए या एग्जैक्टली कहा जाए। आई एम सॉरी, आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस, बट मुझे ये लगता है कि ये इट इज़ अ नॉन इशू। एनी या जो भी है, ये कोई इशू नहीं है यार, हम इसको इतना डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में इतने मेजर इश्यूज हैं, वी इग्नोर देम। आज एक न्यूज़ आती है और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं होता, एंड देन वी आर डिस्कसिंग दिस लेडी हु नोबडी वांट्स टू नो अबाउट, एंड आई डोंट केयर, आई मीन व्हाई वुड वी केयर अबाउट दिस गर्ल। ऐसे मुझे इतनी खुशी हो रही है इनफैक्ट हमारी सारी टीम को कि आप इतने फोर्सफुल हैं अबाउट योर ओपिनियन। आई मीन आप एक अदाकार हैं, बट यू आर, आई एम नॉट फोर्सिंग, आई होप आई एम नॉट फोर्सिंग ऑन यू, इम्पोजिंग और फोर्सिंग। आप बिल्कुल खुल के कहें जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन आपकी यू हैव एन आई ऑन द सोसाइटी, मतलब आपकी हमने फिलैंथ्रोपिक वर्क भी देखा है, हम आपकी वीडियोस भी देखते हैं फेसबाउ पे, आपने अपलोड की हुई हैं। एक बड़ा वो इंग्लिश स्पीकिंग होमलेस बाबा था जिसके बारे में भी आपने बात की। तो हाउ डू यू अट्रैक्ट दीज पीपल, या आपको नजर आ जाते हैं, मतलब आप किस तरह? रैंडम हुमा, इट्स रैंडम। आई जस्ट व्हेन यू गो आउट या आपके पास छुट्टी का कोई दिन हो, तो अगर आप अपना जहन खोल के रखें और किसी चीज़ पर तवज्जो दे के रखें, फोकस, वो खुद चीज़ें सामने आती हैं, यू नो, इट्स दैट। तो कुछ ना कुछ मिल जाता है करने के लिए, तो कर लेते हैं। आई मेक श्योर कि अगर संडेज़ या कोई छुट्टी का दिन होता है तो आई ट्राई कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे किसी को फ़ायदा हो जाए। क्वेश्चन आ रहे हैं जी, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? बड़ा मुश्किल सवाल है, मुश्किल बात है। मुझे लगता है पॉलिटिशियंस हमारे, देखें, हर एक में फ्लॉज होते हैं। वी आर लुकिंग फॉर समबडी परफेक्ट, दैट इज़ इम्पॉसिबल। हर इंसान में गलतियां भी होती हैं, लेकिन जो आजमाए हुए लोग होते हैं और वो बार बार, वो हज़रत अली का एक कॉल है कि आप एक दफ़ा धोखा खाते हैं तो ये तो चलें, वो नेचुरल बात होगी, लेकिन दूसरी दफ़ा खाते हैं तो फिर आपकी अपनी हमाकत है। तो हम लोग तो 5-5 दफ़ा धोखे खा चुके हैं, तो इसका मतलब हम बहुत अहमक लोग हैं। मुझे अब ये लगने लगा है कि वी आर नॉट द डिसाइडर्स के ऊपर कौन आएगा हमारे, ना ही हमारे वोट करते हैं, ये कोई और ही डिसाइड करके इनको बिठा देता है, जो बिकॉज पीपल इट्स सो ओपन अबाउट कि कौन कितना चोर है, कौन क्या कर रहा है। फाइन, फिर हम पॉलिटिशियंस वगैरह की बात नहीं करते, लेकिन ऑब्वियसली इन्हीं में से हमारे लीडर्स भी हैं, इसी में से डिसीजन मेकर्स भी हैं, रोल मॉडल्स भी हैं। तो आपका कोई रोल मॉडल, समबडी दैट यू सी कि यस इस तरह होना चाहिए, मतलब कोई आप किसी को? I believe that Qaid Azam was one person in Pakistan that we know that person कि वो एक जेन्युइन इंसान था, जो उनके अलावा मुझे कोई इतना कोई ज़बरदस्त आदमी नज़र नहीं आता। बट हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग हैं। जैसे अगर आप, हम PTI का बहुत आजकल होता है, क्योंकि इमरान खान की आदत है कि वो बहुत सच बोलते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, वो सच भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो ऐसे फ्लॉज वाले हैं, कुछ फ्लॉलेस हैं। नून लीग में, MQM में बहुत अच्छे लोग हैं और बाकी पार्टीज में भी बहुत अच्छे लोग हैं। अभी ब्रेक का एक वक्त हो रहा है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आपसे हम मिलेंगे कुछ ही देर में, कहीं मत जाइए, मिलते हैं जियो पाकिस्तान में। वेलकम बैक, और एक और रॉकिंग शो जियो पाकिस्तान का, जिसमें हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ हैं। एहसन खान, इतने ट्वीट्स आ रहे हैं एहसन, आपके इतने ज़्यादा फैंस हैं, लेकिन एक सवाल जो मुझे अच्छा लगा, मैं आपसे खुद भी पूछना चाह रही थी। हैदर अली पूछ रहे हैं कि आपके कोई प्लान्स हैं टू सेट अप एन NGO, या फिर आप कोई नोबल सोशल कॉज में किसी को ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं? आई विल बी डूइंग दैट, ज्वाइनिंग पीपल। मैं जब कोई कॉज ऐसा होता है तो किसी को फ़ोन कर देते हैं दोस्तों में।
I don't want to have an NGO because मुझे ये लगता है कि NGO एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. You take money from people, charity और ये वो उसका मैनेज करना I cannot do that while I'm working and I don't also want to manage any money matters. मुझे थोड़ा बुरा लगता है. कल को मेरा भी एक पनामा लीक में फिर निकल आया कि एक चीज़ मैंने भी ले चुका हूँ ऑफशोर कंपनी, क्योंकि लोग यहाँ पे अक्सर लेते किसी और कॉज के लिए और इस्तेमाल कहीं और होता है. केयरफुल है कि आपका बिल्कुल नाम नहीं, मतलब ऐसी अब मैं चाहता नहीं हूँ यार, अल्लाह ताला को भी मुंह दिखाना है आगे जाके. तो मैं दोस्तों को फोन करता हूँ, नेक्स्ट टाइम कोई काम होगा आप लोगों को फोन करूंगा, आप लोग आएंगे मेरे साथ, कवर भी करेंगे स्टोरी. और आप मुझे लग रहा है कानून के बहुत पाबंद हैं, तो हमने एक बड़ी स्पेशल चीज लोगों को दिखानी है, सरप्राइज. कानून तो यह है कि आपने मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट पहन कर चलाएं. तो तरबूज गरीब आदमी बेचारा, तो तरबूज का किस किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये एक रिपोर्ट है बड़ी खास, वो आप देखें. ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये ये मैंने सुना था अपना पोस्टर ठीक करने के लिए लोग सरप्राइज. सब ये लोग सब समझ रहे थे कि वो पहले आपने देखा हुआ है कि वो तरबूज को काट कर चलता है और हेलमेट बना लिया जाता है. नहीं, उन्होंने पूरा तरबूज ही सर पे रख लिया और किस तरह उन्होंने वो फिक्स रखा है, तो कोई चीज शायद चिपकाई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी कमाल है, कैसे कैसे लोग कमाल कर देते हैं. अच्छा, एक और सवाल हो जाए या फिर आपने कोई और बात करनी है? फिल्मों पर भी आना चाह रहा था मैं, फिल्मों की ही जी. यावर सलीम पूछ रहे हैं, आई वांट टू आस्क एहसन खान, इज ही डूइंग एनी फिल्म और नॉट इन पाकिस्तान और इन इंडिया? आई एम डूइंग 2 फिल्म्स ओवर हियर. एक तो छुपन छुपाई की शूट चल रही है, इट्स अ कॉमेडी फिल्म, इट्स ऑलमोस्ट डन, रिलीज काइंड ऑफ द ईयर होगा, और एक और भी उसकी शूट 1.5 महीने बाद शुरू हो रही है. इंडियन आई वाज इन इंडिया रिसेंटली एंड एक दो लोगों से मीटिंग हुई, 2-3 चीज़ें मुझे ऑफर भी हुई, बहुत अच्छी, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा ये लगा कि आई हैव टू वेट फॉर माई काइंड ऑफ कैरेक्टर एंड माई काइंड ऑफ थिंग दैट आई वांट टू डू. सो वो जैसे ही कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा और कुछ अच्छा आएगा तो आई विल टेल एवरीबॉडी. चाहे नेगेटिव कैरेक्टर हो, आई डोंट माइंड नेगेटिव कैरेक्टर, इट हैज टू बी एक्टिंग ओरिएंटेड. एक्टर की जो थर्स्ट होती है ना, अगर कोई एक्टर ही समझ सकता है कि वो एक्टिंग जब तक बाहर नहीं निकालते, इट्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, यू नो. आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, I'm sorry. Acting, अगर एक्टर्स की एक्टिंग फंस जाए तो बेचारे साइकोटिकली क्रेजी होते हैं. सो एक्टिंग का बाहर आना बहुत जरूरी है. Maybe someday we will see you in Bollywood and then Hollywood. Why not? Inshallah, why not? Tom Hanks, oh what? Yeah, he's one of my favorite. आपके फेवरेट हैं, चलें आपके लिए हम एक ट्रीट, विजुअल ट्रीट है, जाते जाते आप भी देखें, सब देखने वाले भी देखें, जो फिल्म जाते हैं.